بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 farewell board chapter 2 atomic structure exercise questions. Now question 2 part 1. How mass of electron can be calculated from E over m ratio and charge. हम mass of electron को कैसे calculate कर सकते हैं with the help of E over m ratio और charge की मदद से. The value of charge on electron is 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulomb, while E over m of electron is 1.7588 into 10 raised to power 11 coulomb per kg. जो Q है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulomb, और E over m जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है 1.7588 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg. नाउ E over m अगर हमने करना है तो यहाँ पे हम E की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 1.7588 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg. अब हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, और ये जो है 1.7588 into 10 raised to power 11 ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1.6022 into 10 raised to power minus 19 कूलम divided by 1.7588 into 10 raised to power 11 कूलम पर kg. तो जब हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg. Now question 2 part 2. Which quantum number is also called subshell quantum number? कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जिसको दूसरा नाम सबशेल क्वांटम नंबर कहा जाता है? The azimuthal quantum number L describes the shape of subshell and the number of electrons in them. जो azimuthal quantum number है वो हमें बताता है कि सबशेल की शेप कैसी होगी और उस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसकी वजह से हम उसको सबशेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. The formula for calculating the electron in subshell is 2 into 2L plus 1. जो फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल वो क्या है 2 into 2L plus 1. अब अगर हमारे पास L0 है तो हमारे पास S सबशेल है, उसकी जो शेप है स्फेरिकल है और उसके जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हैं 2 हैं. इसी तरह जब L1 है P सबशेल है, शेप डम्बल है 6 इलेक्ट्रॉन्स. L is equal to 2 D subshell, shape sausage shape, number of electrons 10. अगर L is equal to 3 है तो F subshell, complicated shape और 14 electrons. Now question 2 part 3. What is the relationship between energy and wavelength? Frequency and wavelength. सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान. फॉर्मूला जो है वो क्या है E is equal to H into म्यू. E क्या है एनर्जी है और H प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू जो है ये क्या है फ्रीक्वेंसी है. और जो म्यू का फॉर्मूला होता है वो है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. लैम्डा यहाँ पे क्या है वेवलेंथ है. अब जब हम ये वाली इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 8c ओवर लैम्डा. तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. नाउ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. V इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा. यहाँ पे म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है. तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. What species are formed by the decay of neutron? Free neutron decay to produce a proton P1 plus 1 with the emission of an electron E0 minus 1 and a neutrino N0 0.
जब फ्री न्यूट्रॉन डिके हो के प्रोड्यूस कर सके प्रोटॉन को, तो जो उससे एमिशन होगी वो क्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बनेगा और न्यूट्रिनो बनेगा। जो इक्वेशन है वो क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ये डिके हुआ टू प्रोड्यूस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के साथ जो एमिशन होगी वो किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की होगी। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 5। Hydrogen atoms and helium plus are monoelectronic system, but the size of helium plus is smaller than hydrogen 2. Why? जब हाइड्रोजन एटम और हीलियम प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि उनके अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन साइज ऑफ हीलियम प्लस जो है वो स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी रीजन क्या है? Although both hydrogen atom and helium plus are monoelectronic system means containing one electron, yet size of helium plus is smaller than H atom because number of protons in helium plus nucleus is 2। जो helium plus का nucleus है उसके अंदर जो number of protons है कितने हैं, 2 हैं। Number of proton in hydrogen nucleus is 1। तो force of attraction between two protons of helium plus for one electron is greater than the force of attraction between one proton of H atom for one electron. Therefore, size of helium plus is smaller than H atom. हीलियम प्लस के अंदर जो है वो 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो उसकी अट्रैक्शन है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन जिसके अंदर खाली एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो वो फोर्स कम होगी एज कंपेयर टू के 2 प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें। यही वजह है कि साइज ऑफ हीलियम प्लस एटम जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन H एटम। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 5 मेथड 2। जो रेडियस का फॉर्मूला होता है फॉर एन शेल वो क्या होता है, 0.529 इंटू 10⁻⁴ ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ शेल है और जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, और ए नॉट की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या है, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर एच एटम इज, अगर हमने हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस मालूम करनी तो वो क्या हो जाएगा, 0.529 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा जी 0.529 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट। नाउ रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस एटम इज आर एच ई प्लस इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास हीलियम प्लस का रेडियस आ जाएगा 0.2645 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट। तो आप इस कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं कि जो हीलियम प्लस का रेडियस है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 6। How the wavelength of moving particles are related to the momentum of electron. De Broglie derived a mathematical equation which relates the wavelength of electron to the momentum of electron. De Broglie ने mathematical equation derive की थी जो कि relation create करती है between the wavelength और momentum of electron। जो उसकी mathematical form है वो क्या है जी, lambda is equal to h by mv। mv क्या है, momentum है, और lambda क्या है, wavelength है, और h जो है वो Planck constant है। According to this equation, the wavelength of moving particle is inversely proportional to the momentum of moving particle। जो lambda है वो inversely proportional है to the momentum of moving particle, यानी कि अगर lambda छोटा होगा तो momentum क्या होगा, बड़ा होगा, अगर lambda बड़ा है तो momentum छोटा होगा। Now question 2 part 7. State Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to measure simultaneously both the exact position and momentum of particle like electrons with certainty. हाइजेनबर्ग कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम दोनों चीजें यानी कि पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक टाइम पे हम मेजर नहीं कर सकते विद सर्टेनिटी।
जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है जी, सपोज दैट डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल पी इज द अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, then del x into del p should be greater than or equal to h divided by 4 pi. Now question 2 part 8. Why is 4s orbital lower in energy than 3d orbital? जो 4s ऑर्बिटल है वो लोअर इन एनर्जी क्यों है एज कम्पेयर टू 3d ऑर्बिटल? ये हमने बात सेल्फ असेसमेंट में आई थिंक डिस्कस की थी कि जब हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी हो ऑर्बिटल की तो हमने n+l रूल लगाना होता है। तो जिसकी n+l वैल्यू लोअर आएगी तो वो क्या होगा, लोअर इन एनर्जी होगा। अब देखते हैं कि 4s और 3d ऑर्बिटल की जो n+l वैल्यूज हैं वो क्या है। तो अप्लाइंग n+l रूल फॉर 3d, यहाँ पे n 3 है और l जो है वो 2 है। l2 कैसे है, s के लिए होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो n+l क्या हो जाएगा 5। नाउ 4s के लिए n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 0, तो n+l हो जाएगा 4। अब 4s की क्योंकि n+l वैल्यू जो है वो छोटी है एज कम्पेयर टू 3d, तो इसकी वजह से ये लोअर इन एनर्जी है देन 3d। Now question 2 part 9. Write the electronic configuration of manganese 25, zinc 30, Gd64 and aluminium 13. As S subshell contains maximum 2 electrons, P subshell contains maximum 6 electrons, D subshell contains maximum 10 electrons और F subshell contains maximum 14 electrons। इनको देखते हुए हमने मैंगनीज, जिंक, Gd और Al की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर Mn25 जो है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25 हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गॉन विद 4s2 एंड 3d5। अब यहाँ पे क्या है, 4s जो है वो 3d से पहले लिखा गया। इसकी वजह क्या है कि 4s लोअर इन एनर्जी है देन 3d। Now electronic configuration for zinc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गॉन विद 4s2 and 3d10। Now electronic configuration for Gd64 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f8। Now electronic configuration for aluminium 13 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। या हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक configuration of neon with 3s2 and 3p5। Now question 2 part 10 है जी, what is n+l rule? So orbitals are arranged in the order of n+l values, and if any two orbitals have same n+l values, then that orbital is placed first whose n value is smaller। n+l रूल क्या कहता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो अरेंज होंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो पहले आएगा और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी तो वो पहले आएगा, और अगर तो हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि n+l वैल्यूज जो है वो दो सबशेल की या ऑर्बिटल की सेम है, तो हम देखेंगे कि जिसकी n वैल्यू स्मॉलर है वो पहले लिखा जाएगा और फिर उसके बाद बाकी लिखे जाएंगे। So the arrangement of subshells in order of increasing energy values is as follows: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6c, 7p, 8s। अब जो शॉर्ट फॉर्म है इसको याद रखने की वो क्या है, स्कूल, स्कूल, public school, public school, divisional public school,
डिविजनल पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल, फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे क्या है, 1S स्कूल, 2S स्कूल, 2P पब्लिक, 3S स्कूल। तो इस तरह जो है ये आप इस टर्म के जरिए जो है वो आप ऑर्डर n+l रूल को याद रख सकते हैं। Now question 2 part 11. The given diagram shows the reflection of cathode rays. What do you understand when cathode ray strikes at P3, P2, P1? अब हमसे पूछा गया कि जब कैथोड रे P3, P1 और P2 पे स्ट्राइक करेगी तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे वो हमने बताना है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड रे स्ट्राइक्स एट P3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गए हैं कैथोड रे से और वो स्ट्राइक किए हैं P3 से, तो वो हमें क्या बता रहे हैं कि जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। The electron from cathode ray strikes at point P2 under the influence of magnetic field only. और जो P2 के ऊपर गए हैं तो वो under the influence of magnetic field गए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट P1 पे आके स्ट्राइक हुए हैं वो क्या है, उनके लिए दो कंडीशंस है। क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। when both electric and magnetic field are adjusted, या दोनों फील्ड को ऐसे एडजस्ट कर दिया गया है कि वो दोनों आपस में बैलेंस हैं। Now question 2 part 12. Diagram shows the canal rays passing through the perforated cathode. ये कैनाल रेज हैं जो कि कैथोड से पास कर रही हैं। Name the apparatus used. How much voltage is required for the flow of current through gas? What is the function of vacuum pump? अब जो हमारे पास apparatus यूज हुआ है वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब इसको कहते हैं, and it is used to study ionization of gases at low pressure and at high temperature. डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ionization of gases को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है और जो उसकी कंडीशन है वो क्या है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। The voltage required for the flow of current through gas is 5000 to 10,000 volts. और जो वैक्यूम पंप का फंक्शन है वो क्या है कि वैक्यूम पंप इज यूज्ड टू एडजस्ट प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, वो प्रेशर के एडजस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है। Now question 2 part 13. In figure below, three waves A, B and C has shown. ये वेव A है, ये वेव B है और ये वेव C है। Which wave has higher frequency? Which wave has longest wavelength? और define the following terms, frequency और wavelength। और जो पार्ट B है वो क्या है, what is frequency of wave B as compared to wave C? Now अब इसमें से जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, वेव C। वेव C की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड जो है वो वेव सी में ज्यादा है। नाउ वेव ए हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पे क्या है, जो वेव ए है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है इन यूनिट टाइम, तो इसकी वजह से जो उसकी वेवलेंथ है वो क्या है, लॉन्गेस्ट एज कम्पेयर टू वेव बी एंड सी। नाउ हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को डिफाइन करना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कितनी वेव्स किसी भी पॉइंट से पर यूनिट टाइम पास कर रही हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है जी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। और जो इसके यूनिट्स है वो क्या है जी, हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर सेकंड। Now wavelength, the distance between two adjacent crest or trough is called wavelength. अब ये क्या है, ये यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे तो ये क्या है, वेवलेंथ है। Now in the figure below
क्वेश्चन कंटिन्यू है. What is the frequency of wave B as compared to wave C? The wave B has frequency smaller than wave C. जो wave B की frequency है वो smaller है as compared to frequency of wave C. Now question 2 part 14. Point out the defects in Bohr model, how these defects are partially covered by dual nature of Heisenberg uncertainty principle. बोहर मॉडल्स को हमने जो डिफेक्ट्स आए हैं उनको एक्सप्लेन करना है और फिर हमने बताना है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कैसे काम किया. तो जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या हैं, जो कि बोहर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हीलियम, लिथियम और बेरिलियम. जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है वो खाली मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है और उसने नहीं बताया कि जो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स या पॉली इलेक्ट्रॉन्स वो किस लिए है या कैसे है. When spectrum of hydrogen gas is seen through a powerful spectrometer, the original spectral lines are replaced by several very fine lines. Bohr failed to explain these fine structures. जब हाइड्रोजन गैस को पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से एग्जामिन किया गया तो देखा गया कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस ओरिजिनल थी वो रिप्लेस्ड हो गई हैं बाय सेवरल वेरी फाइन लाइंस और बोहर ने इनको एक्सप्लेन नहीं किया कि ये स्ट्रक्चर्स क्या है. Bohr suggested circular orbit of electron around the nucleus of H atom, but it is proved that motion of electron is not in single plane but takes place in three-dimensional space. और बोहर ने कहा था कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वो क्या है, सर्कुलर है. लेकिन बाद में ये प्रूव हुआ कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1D नहीं है बल्कि वो 3D स्पेस में अकर होता है. बोहर इज अनएबल टू एक्सप्लेन आइदर जीमन और स्ट्राक इफेक्ट. बोहर ने ये नहीं बताया कि जीमन इफेक्ट क्या है और स्ट्राक इफेक्ट क्या है. When excited atom of hydrogen giving atomic emission spectrum is placed in magnetic field, its spectral line further splits up into closely spaced line. This splitting is called Zeeman effect. जब हम हाइड्रोजन एटम जो कि इमिशन दे रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो फर्दर स्प्लिट्स हो जाती हैं इनटू स्मॉल स्पेक्ट्रल लाइंस और उन लाइंस को हम कहते हैं या उन स्प्लिटिंग को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट. और स्टार्क इफेक्ट क्या है जी, व्हेन एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन गिविंग एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम is placed in electric field, its spectral lines further splits up into closest line. This splitting is called Stark effect. और जब हम हाइड्रोजन एटम जो कि मिशन दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो क्लोजेस्ट स्पेस्ड लाइन के अंदर कन्वर्ट्स हो जाती हैं और उस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट. Now rectification of Bohr model by Heisenberg uncertainty principle. In Bohr atom, the electrons are moving in orbit with specific velocities in specific radii. But according to uncertainty principle, both of the velocities and position cannot be measured simultaneously. बोहर क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहे हैं विद स्पेसिफिक वेलोसिटीज और उनकी जो पोजीशन है वो भी स्पेसिफाइड है. लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग ने दिया था वो क्या कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते. In order to solve this problem, Schrödinger gave wave equation for H atom. According to him, although the position of an electron cannot be found exactly, the probability of finding an electron can be ascertained. The maximum probability is at distance of 0.053 nanometer. Schrödinger ने अपनी वेव इक्वेशन पेश की फॉर H atom और उसने कहा कि जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की वो एग्जैक्टली फाइंड नहीं की जा सकती. जो प्रोबेबिलिटी है फॉर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एसर्टेन्ड है. और जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा
उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 0.053 नैनोमीटर। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 15। Calculate the energy of electrons for each atom in the orbit for which the value of n is equal to 3। हमने n is equal to 3 के लिए एनर्जी निकालनी है for electron of each atom। अब जो फॉर्मूला है एनर्जी की कैलकुलेशन का वो क्या है जी -1313.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब n की जगह हम पुट कर देंगे 3, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या है -145.92 किलो जूल पर मोल। Now question 2 part 16। Bohr equation for the radius of nth orbit of electron in each atom is Rn is equal to epsilon naught multiplied by h square multiplied by n square divided by pi m e square। When electron move from n is equal to 1 to n is equal to 2, how much does radius changes? रेडियस का फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ और हमसे पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम शेल 1 टू शेल 2 तो रेडियस में कितना चेंज आएगा वो हमने बताना है। और हमने बताना है कि इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है व्हेन इट गोज फ्रॉम n is equal to 8 to n is equal to 3। अब E जो है यहाँ पे क्या है वो है 1.6022 into 10 raised to power minus 19 कूलम। मास है जी 9.11 into 10 raised to power minus 31 kg। एप्सिलॉन नॉट है जी 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर। H है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड। पाई 3.1416 और N क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है तो हमने N लिख दिया 1। नाउ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2 तो जो रेडियस का चेंज आएगा वो क्या आएगा उसको हम देखते हैं। रेडियस का फॉर्मूला है जी 0.529 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी जो 0.529 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मीटर। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है जी R2 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा जी 2.116 इंटू a नॉट मीटर। नाउ चेंज इन रेडियस हमने मालूम करना है तो क्या होगा जी R2 माइनस R1। तो जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1.587 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मीटर। नाउ करेंगे जी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 8 टू n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 8 के लिए जो रेडियस है वो क्या आएगा जी 0.529 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास 33.856 इंटू a नॉट मीटर। और n इज इक्वल टू 3 के लिए रेडियस आएगा जी 4.761 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मीटर। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे R8 माइनस R3 करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस चेंज आएगा वो कितना है जी 29.095 मल्टीप्लाई बाय a नॉट मीटर। Now that's all about exercise questions of chapter number 2 atomic structure. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.